स्टूडेंट्स, और आज हम लोग करने वाले हैं हमारा MCO03। MCO03 को भी मैंने फिर से इसी तरीके से डिवाइड किया है, जो कि हमारे नेट एग्जाम के प्रिपरेशन में भी काम आएगा और हमारे दिसंबर एग्जाम में भी काम आएगा। ठीक है, MCO03 आप सब जानते हैं स्टैट्स और रिसर्च से रिलेटेड है, तो हमारा दो पार्ट बनेगा, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल की वीडियो अभी थोड़े टाइम आगे आपको दिखेगी इस वीडियो के बाद। पहले आपको थ्योरेटिकल, हम लोग पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में जो हमने चैप्टर्स लिया है, चैप्टर 1, 3, 8, 9, 10 और 15 और 70 का ऑप्शनल रखा है, बिकॉज दे आर वेरी वाइडर। इनको अभी सीखने में हमें और टाइम चाहिए, बट अभी हमारे पास टाइम है नहीं, इसलिए। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल में हम लोग मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर। प्रैक्टिकल बहुत ईजी है, खाली सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूलाज भी सारे मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को देखिए। कंप्लीट सीरीज है MCO03 की, इससे आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलेगी, प्लस जो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी इससे 90% हेल्प मिलेगी। 90% क्यों? क्योंकि 10% जो हमारा हाइपोथेसिस है और ची स्क्वायर टेस्ट है, उनको इस वीडियो में अच्छे से कवर नहीं किया है, उसको हम लोग आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च। ओके, तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस रिसर्च क्या होता है? तो रिसर्च मीन्स टू सर्च ऑफ फैक्ट्स, आंसर्स एंड सॉल्यूशन। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी तरह के आंसर को ढूंढना, किसी सॉल्यूशन को ढूंढना किसी प्रॉब्लम के, या किसी भी तरह के फैक्ट को ढूंढना, उसे हम रिसर्च कहते हैं। किसी भी तरह की खोज करने को हम रिसर्च कहते हैं। बिजनेस रिसर्च क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट to investigate a specific problem encountered in the work setting that needs a solution. Research provides needed information that guides managers to make informed decision to successfully deal with problems. देखो क्या है कि किसी भी बिजनेस में जब तक कि आप एक बार सर्च ना करें, रिसर्च ना करें, मतलब कि आपको जब तक आप मार्केट ना जाएं, मार्केट में जाके रिसर्च ना करें कि मेरा प्रोडक्ट कोई कंज्यूमर लेगा या नहीं, या फिर कोई कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, पता लगे कि किसी कंज्यूमर को सिर्फ मीठा खाना पसंद है और मैं उसे नमकीन बेचने जा रहा हूँ। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमेशा किसी भी काम को करने से पहले, सिर्फ बिजनेस कोई नहीं, किसी भी काम को करने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने मैं जो वीडियो कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी मैंने पहले रिसर्च करी है, मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट? इसलिए रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग एनी वर्क। ओके, चलिए। सम ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आर, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स की सिंपल सी बात है, रिलायबिलिटी, यानी कि इससे हमें पता लगता रहता है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। अगर एक ही चीज़ का बार बार रिजल्ट आएगा तो मतलब सही आ रहा है, यानी कि उसका रिजल्ट वही है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है वैलिडिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द सुटेबिलिटी ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वैलिडिटी का मतलब है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी, की ये इंस्ट्रूमेंट इस प्रॉब्लम को फाइंड करें, यानी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने में सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इट इज़ द डिग्री टू विच ईच रिसर्च प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट एंड टूल इज रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि कौन सा टूल उस रिसर्च के अंदर कितना सही है, उसकी एक्यूरेसी बताने के लिए, कितना सही वो उसका रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्रेडिटिबिलिटी इट कम्स विद द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रोसीजर्स, यानी कि रिसर्च में हमेशा है ना कोशिश करना चाहिए कि हम बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स और बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ करें। क्यों? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आज करने जा रहे हैं अगर आप बताओ, आप एक घर में आटा रोटी बनाने जा रहे हो, तो आप तुरंत साना हुआ आटे का रोटी बनाओगे या फिर 20 दिन से जो फ्रिज में आटा रखा था उसका रोटी बनाओगे? नहीं ना, क्योंकि वो 20 दिन से रखा है, वो पुराना हो चुका है, उसमें कमियां आ चुकी हैं। लेकिन जो फ्रेश आटा है वो एकदम नेचुरल है, एकदम नया है, ताज़ा है, गर्मा गर्म है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि जो रिसर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। और रिसर्च को अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड बाय पर्पस और बाय मेथड। रिसर्च को कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, आओ देखते हैं। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी कि जो हमारे ब्रांचेस हैं, जिन जिन तरह के हमको काम करने हैं उनके हिसाब से जो हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च को उन हिसाब से यहाँ पे बांटा गया है। सबसे पहले मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है इट इंक्लूड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट, याद रखना हम लोग यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस रिसर्च की ही हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गन, आप अगर एक अकाउंटेंट भी हो, एक ऑफिस में काम भी करो, तो आप पहले प्लान करोगे ना कि हाँ मैं इस काम को पहले इस हिसाब से कर लूँ। ऐसा तो नहीं कि सीधा उठ के चले गए, मुंह उठाया, काम करना चालू, नहीं। पहले आप प्लान करोगे, रिसर्च करोगे, उसको रिसर्च करना ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी आप रिसर्च करोगे कि सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद है, क्या मैं बनाऊँ, क्या मैं ना बनाऊँ। ठीक है,
पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल्स। एक कंपनी के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, जैसे जॉब करने वाले हो गए, हमारे डायरेक्टर्स हो गए, सबको अच्छे से उनका प्रॉफिट मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, ताकि वो इंटरेस्ट के साथ कंपनी के लिए काम करे। जब कोई इंटरेस्ट, हर इंसान सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम कर रहा है, याद रखना, ठीक है। कोई आपका बाप या बेटा नहीं है जो आपके लिए काम करेगा, सब अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं आपके साथ जुड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस। इट इंक्लूड सर्च ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंस का मतलब है, फाइनेंस जब हमको लेना होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने शार्क टैंक देखा होगा। अभी शार्क टैंक में लोग कई कई जगहों से फाइनेंस लेते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी जगह से उनको फाइनेंस आए, ताकि वो फाइनेंस उनका बिजनेस में मदद करे। उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, ताकि वो हम इन्वेस्टर्स को, होल्डर्स को दिखा करके अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का तो हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ रखा है, पूरी बुक पढ़ ली है। तो मार्केटिंग में भी हमें रिसर्च करनी पड़ती है, सबको पता है कैसे करनी पड़ती है। मार्केट में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कंज्यूमर कैसे हैं, कैसे नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मार्केटिंग में पॉलिसीज़ क्या है, कौन सा एनवायरनमेंट अच्छा है, कौन सा एनवायरनमेंट नहीं है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है मार्केटिंग में, वही पॉइंट है। नेक्स्ट है बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज़ बनाती रहती हैं, इस पर भी हमने पढ़ रखा है, ये उसी के बारे में। और बिजनेस हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है कि जब हम लोग ये काम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अब कोई बच्चा है, तो वो उसका कोई रिजल्ट आ गया, मान लो फेल हो गया, 30% आया, तो वो अपने पास को देखते हो कि मैंने पास्ट में क्या गलतियां करी है, उस हिसाब से आगे ही पढ़ेगा, ताकि वो फेल ना होकर के पास हो जाए, राइट। तो इसलिए हिस्ट्री को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कवरेज। अकॉर्डिंग टू कवरेज यानी कि कितना कवर हम लोग कर सकते हैं रिसर्च को। सबसे पहले मैक्रो स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ होल लाइक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन। देखो, मैक्रो स्टडी और माइक्रो स्टडी सिंपल सी बात है। मैक्रो स्टडी का मतलब जितना ज़्यादा आप वाइडर कवर एरिया कवर कर रहे हैं, यानी कि मान लो आप पूरे इंडिया की स्टडी करने बैठ गए, तो उसे कहते हैं मैक्रो स्टडी। और सिर्फ आप किसी एक स्टेट की स्टडी करने बैठे हैं, उसे कहते हैं माइक्रो स्टडी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पॉइंट्स बस समझ में आने चाहिए। समझ में आएंगे तो आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। खाली ये सिंगल वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत है, एकदम फाइनल है ये वीडियो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डाटा। डाटा दो ही तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो कि जॉब होल्डर्स वगैरह में देखा जाती है कि हाँ ये इस बंदे का नेचर बड़ा अच्छा है, इसको हम अपने यहाँ पे रखेंगे। क्वांटिटेटिव वो होता है जैसे कि हाँ ये वाली मशीन हमको ज़्यादा क्वांटिटी दे रही है, तो हम इसको हमें अब रखना चाहिए। ये मशीन में अब कम क्वांटिटी है, इस मशीन को बंद कर दो, इससे हमारा फ़ायदा नहीं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। ये सारे स्लाइड्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको जनरल एकदम मतलब समझा रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी और एप्लीकेशन। यूटिलिटी और एप्लीकेशन मतलब यूज़ करने के तरीके से। बेसिक रिसर्च, इट इंक्लूड्स ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज दैट डजेंट हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू आंसर प्रॉब्लम्स और स्पॉन्सरिंग एजेंसीज। यानी कि इसमें एकदम ओरिजिनल तरीकों को अप्लाई किया जाता है और उसके तरीके से रिसर्च करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाइड रिसर्च। It constitutes research activities on problems based by sponsoring agencies for the purpose of contributing to the solution of these problems. Applied research, देखो बेसिक रिसर्च जो है वो एकदम फ्रेश जो इशू है उस पर वो रिसर्च देता है, सॉल्यूशन देता है, नए तरीके से सॉल्यूशन देता है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं जिनके सॉल्यूशन निकाल लिए गए हैं, उसमें हेल्प करने के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेथड्स। अब यहाँ पे रिसर्च करने के भी बहुत मेथड्स हैं। सबसे पहला सर्वे मेथड। सर्वे मेथड सिंपल है कि जब लार्ज नंबर ऑफ एरिया होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ लोग होते हैं, तो उसमें से रैंडमली सैंपल लिए जाते हैं और हम लोग सर्वे करते हैं। मेथड उनको हम लोग सर्वे करते हैं, उसको कहते हैं सर्वे मेथड। ये ज़्यादातर सेंसस वगैरह में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है कि सिंपली जैसे हम लोग, कोई बच्चा किसी एक्टर को देख करके प्रभावित हो गया, वो कहते हैं ना कि आपका आइडल कौन है, किससे आप प्रभावित हुए और आप आगे इतने बड़े आदमी बन गए, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन करना, कि मैंने इस आदमी को ऑब्जर्व किया, इस आदमी को मैंने ऑब्जर्व किया और मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा केस मेथड। केस मेथड का मतलब है इट रेफर्स टू स्टडी द केस एंड देन प्रिस्क्राइब द रेमेडी। देखो ये एक तरीके का वो पेशेंट और डॉक्टर वाला है कि जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है और उसको कि क्या तबीयत है, पेट खराब है, हाथ खराब है, क्या खराब है, और उसके बाद कोई दवाई देता है, उस तरीके से पहले हम लोग केस को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। Experimental method, it is an research process used to observe cause and effect relationship under control conditions. It
स्टडीज इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इसमें क्या है ना, हम लोग जो वेरिएबल्स कुछ चीज़ें होती है जो आपस में डिपेंडेंट होती है, जैसे टीवी रिमोट पे डिपेंडेंट है, जब तक रिमोट सही है तब तक टीवी हम चला सकते हैं, वरना नहीं चला सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल मेथड यानी हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं उन पर रिसर्च करने पे हम लोग हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव मेथड, सब साइंसेस हैव लॉन्ग बीन नोन एज कंपैरेटिव साइंसेस सच एज कंपैरेटिव फिलोलॉजी, एंटोलॉजी। देखो जो भी मतलब जैसे मान लो किसी साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला था, फिर बाद में उसी को कंपेयर करते हुए एक साइंटिस्ट ने अलग सॉल्यूशन निकाल दिया, फिर उसको कंपेयर करते हुए एक साइंटिस्ट ने अलग सॉल्यूशन निकाल दिया, तो इसे कहते हैं कंपैरेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम मतलब कि समय के अनुसार। वन टाइम रिसर्च यानी एक बार रिसर्च कर ली, एक जगह तक कर ली, बस बात खत्म। और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च यानी कि वो उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च जिनका प्रभाव बार बार बढ़ता रहता है। जैसे इंसान, एक इंसान के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो क्योंकि आजकल इंसान डे बाय डे चेंज हो रहा है। पहले इंसानों की हाइट 12-12 फीट 10-10 फीट हुआ करती थी, आजकल सिर्फ 6-6 और 5-5 में सिमट जा रहे हैं, और लड़कियां सिर्फ 4-4 में। तो इसलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, इंसानों पे रिसर्च चलती रहेगी, नई नई बीमारियां आती रहेंगी, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ स्टडी, स्टडी का मोटिव क्या है, हम लोग ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं, उसके हिसाब से रिसर्च को बांटा जाता है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इट इज स्टैटिकल स्टडी टू आइडेंटिफाई पैटर्न और ट्रेंड्स इन अ सिचुएशन, यानी किसी तरीके की पैटर्न को, किसी तरीके के कि जैसे मान लो कोरोना है, कोरोना किस किस तरीके से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। इवेल्युएशन स्टडी, इट इज़ टू कंडक्टेड टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, इन्वेस्टमेंट और डिसीजन, यानी किसी तरीके का हमने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके इम्पैक्ट को देखने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसे कहते हैं इवैल्यूएशन स्टडी। एनालिटिकल स्टडी, द रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइजेज देम टू मेक अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि पहले से ही कुछ फैक्ट्स और फिगर्स दे रखे हैं, उनको समझ के अच्छे से जानबूझ के उसके बाद फिर वो उसका कोई सॉल्यूशन या कुछ कमी बताता है, उसे कहते हैं एनालिटिकल स्टडी, यानी एनालाइज करना, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस रिसर्च। The research process is the core task in any business. The important aspects involved in the research process are listed below. बिजनेस रिसर्च में जो जो पॉइंट्स है वो इधर नीचे दे रखे हैं। सिलेक्टिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, उसके बाद उस प्रॉब्लम का कैसे अलग कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डाटा यूज़ हो सकता है, उसके बाद उसमें हम लोग किस किस तरीके से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन है, शेड्यूल, ये वो सब कुछ। उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा कलेक्ट करने के भी बहुत तरीके होते हैं, आइए पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द नीड फॉर डाटा इन बिजनेस, डाटा की ज़रूरत क्या है। डाटा इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर स्टडी एंड एनालिसिस थ्रू डाटा आर वन कैन जंप ऑन अ कंक्लूजन। डाटा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरीके का होता है, उसकी हेल्प से कोई भी किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकता है। डाटा दो टाइप का होता है, सबसे पहले प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब सिंपल है, एकदम गर्मा गर्म ताज़ा डाटा जो आप अभी भी निकाल के लाए हो। और सेकेंडरी डाटा का मतलब जो ऑलरेडी कोई बना के रख चुका है, बस आप उसको उठाओ और अपना काम कर दो। ये हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं, जब भी हमको कोई असाइनमेंट दिया होता है तो फटाफट गूगल पे सर्च करते हैं, उसको नोट आउट करते हैं और उसकी वीडियो बना, उसका फाइल बना करके सबमिट कर देते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो मेथड्स क्या हैं प्राइमरी डाटा के। प्राइमरी डाटा में सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन, किसी को ऑब्जर्व करके डाटा बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग अपने सारे क्वेश्चन, इसका सबसे पहले एग्जाम्पल पता है क्या है, इसमें एग्जाम्पल है, एक सर्वे हुआ करता था पहले, जिसमें ना कोई जूस या फिर कोई चॉकलेट वगैरह मार्केट में आने से पहले लोगों का सर्वे करके उनको एक क्वेश्चनएयर दी जाती थी। उनको लालच देते थे कि 50 रुपये के साबुन की बट्टी मिलेगी, उसके बदले में आपको ये सर्वे फॉर्म भरना है। इस फॉर्म में वो लोग क्वेश्चन लिख देते थे कि ये जो जूस है ये आपको कैसा लगा पीने में, ये जूस कैसा दिखने में लग रहा है, ये टेस्टी था कि नहीं, कहीं अंदर जाके हलचल तो नहीं मची पेट में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इन क्वेश्चनएयर में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चनएयर को बनाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ताकि अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन हम इंसान से निकाल सके बिना उसको परेशान किए, ठीक है। तो क्वेश्चनएयर का आपको फॉर्मेट भी बता देता हूँ। लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चनएयर पूरा का पूरा क्वेश्चनएयर कैसे बनाना है उसका फॉर्मेट ही 20 नंबर का आ गया है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मेट इसका बहुत अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चनएयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज फॉर दिसंबर 22 एग्जाम। उसके बाद है थ्रू लोकल रिपोर्टर्स। लोकल रिपोर्टर्स यानी कि जब गवर्नमेंट सेंसस वगैरह करती है ना, तो वो हर एरिया के किसी एक खाली बैठे आदमी को चुन लेती है कि हम तेरे को भाई थोड़ा पैसा देंगे तो जाके घर घर जाके लोगों का डाटा कलेक्ट कर, ठीक है।
ये होता है थ्रू लोकल रिपोर्टर्स। इंटरव्यू मेथड यानी पर्सनली जाकर के किसी का इंटरव्यू लेना, जैसे आज तक वाले है ना, तो पर्सनली जाकर इंटरव्यू लेना और डाटा कलेक्ट करना। ये आपको मैंने सामने क्वेश्चनर दिखा रखा है, कैसे कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें इंसान का डाटा लिया जाता है, फिर वो सोप क्या क्या सोप में दिखा आपको, ये सब आप स्क्रीनशॉट देख लिए या फिर पढ़ सकते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक यू लाइक इन द सोप, साबुन में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक अच्छे लगे। तो ये क्वेश्चनर का मेथड है, ये आपको बना सकते हो आप, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट है चैप्टर 8 स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स। एक्सप्लेन स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स। इट रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड बाय सिंपल कंप्यूटेशन फ्रॉम द गिवन डाटा। इट इंक्लूड्स 3 मेजर्स। देखो स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स होता क्या है, एक डाटा दे रखा है, उसमें से हम लोग कोई कंक्लूजन बना रहे हैं कि नहीं इसमें ये वाले बच्चे गलत है, इसमें ये वाले बच्चे अच्छे हैं, इसमें ये वाले बच्चे मेजर वो हैं, एवरेज है। तो इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स। इसमें 3 तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले परसेंटेज, रेशियो, रेट। ये सब सिंपल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन निकालना, मीन मोड मीडियन। ये होता क्या है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि बहुत सारा डाटा दे रखा है, यानी मान लो आपके पास सामने 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, एक क्लास के 10 बच्चे हैं, उस क्लास का एक मॉनिटर है। तो जब स्टेज पे प्रिंसिपल बुलाएगा तो मॉनिटर को बुलाएगा कि आओ और अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करो। तो जो ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है इसी को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। समझ में आ गई मेरी बात। यानी कि एवरेज निकालना किसी चीज़ को, यानी मान लो एक बच्चा 5 नंबर लाया है, एक बच्चा 10 नंबर लाया है, एक नंबर 5 लाया है, एक बच्चा 5 लाया है, एक बच्चा 10 लाया है। तो जब दोनों का एवरेज निकाला जाएगा तो ये आएगा आपका 22.5 करके, यानी कि सबका मिला के कि हर बच्चा इतना इतना नंबर लाया, ऐसे करके आपका निकलेगा, ठीक है। चलो मीन, सबसे पहले मीन दे रखा है। मीन कैसे, एक ग्रुप का कैसे टोटल करके इसमें फॉर्मूला बताना है आपको। सिंपल फॉर्मूला को डिफाइन कर देना है और आपका मीन मीडियन मोड को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वेटेड मीन पूछा गया है। इट इज़ एन एवरेज इन विच ईच क्वांटिटी टू बी एवरेज इज असाइंड अ वेट। दिस वेट इज डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच क्वांटिटी ऑन एवरेज। यानी कि एवरेज में सबके वेट को निकाला जाता है और उसे दर्शाया जाता है, उसकी क्वांटिटी को, उसे वेटेड मीन कहते हैं। मीन है, मीन को बस वेटेड बना दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन। इट इंडिकेट्स द वेरिएबिलिटी और द स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज ऑफ आइटम्स ऑफ अ सीरीज अराउंड द सेंट्रल वैल्यू और द एवरेज। ध्यान से समझना इसको, वेरिएशन होता क्या है। एक सीरीज आपको सामने सीरीज दे रखी है 50 50 50, टोटल क्या 150, एवरेज निकला यानी मीन निकला 50। तो अब ये 50 तो निकला, लेकिन इसके आसपास की जो ये थी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, क्या ये इससे मैच कर रही है। हाँ देखो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे वेरिएबिलिटी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी नहीं है, यहाँ पे चेंजेस नहीं है, सभी लोग ज़्यादातर 50 ही हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 एक बार, जैसे ये एवरेज 50 आया है, लेकिन इसमें सिर्फ एक आध क्लास है जिसमें 50 आया है, बाकी में 40 और 60 आया है, ठीक है। टोटल वही है, एवरेज भी वही है, टोटल एवरेज सेम है, बट लेकिन यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ गई है, यहाँ पे मिड वेरिएबिलिटी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे एक या दो ही लोगों में 50 है, बाकी सब में 40 60 70 ऐसे नंबर है। और यहाँ पे तो एवरेज के हिसाब से मार्क्स ही नहीं आए। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे ना, 1 के 5, 1 के 10, 1 के 5, 1 के 10, पर जब सबका हम लोग एग्जाम वो निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो कितना आता है 10 10 20 30 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा आपका 47.5। यानी कि 7.5 तो किसी के भी नंबर नहीं है ना, सबके तो 10 5 नंबर है, तो एवरेज भी 10 5 की या कुछ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आया। तो इसे कहते हैं वेरिएबिलिटी, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, फ्रीक्वेंसी एवरेज के हिसाब से ना आने को कहते हैं वेरिएबिलिटी, ठीक है। वेरिएबिलिटी इज यूजफुल इन वेरियस सिचुएशन। ये कब काम आता है हमारे पढ़ने में, टू जज रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, यानी किसी एवरेज की सच्चाई को निकालने में। अब मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, यही 3 स्टूडेंट, एक के 40 आए, एक के 30 आए, एक के 80, पर एवरेज बन रहा है 50, लेकिन 50 नंबर तो किसी के भी नहीं आए। तो ये तो गलत हो गया ना, ये जो एवरेज है ये तो गलत बता रहा है, किसी भी बच्चे के 50 नहीं आए। पर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, क्योंकि हर बच्चे का 50 आया तो एवरेज 50 है, यानी हर बच्चे का 50 ही आया है क्लास के अंदर, ठीक है। टू कंपेयर सीरीज विद रिगार्ड टू दियर वेरिएबिलिटी, यानी कि सीरीज को एवरेज से कंपेयर करने में मदद करता है। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी इटसेल्फ, यानी कि अब ये जो वेरिएबिलिटी है ये क्यों निकाली जाती है, कभी ये आता है ज़्यादातर प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ होता है। कभी किसी दिन 800 यूनिट यूज़ बन गई है किसी महीने में 1000, किसी महीने में 900। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना ऊपर नीचे, इसको कंट्रोल करने में, ये चीज़ निकालने में हमारी मदद करती है कि हाँ इसको निकालो, फिर इस हिसाब से अब इनका जो एवरेज निकलेगा उस हिसाब से हम लोग बनाया करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है।
देर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन। सबसे पहला एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर यानी मेजर ऑफ वेरिएशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स, यानी ओरिजिनल यूनिट्स के तौर पे जो निकाला जाए उसे एब्सोल्यूट कहते हैं। रिलेटिव मेजर, अ मेजर ऑफ वेरिएशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ रेशियो और परसेंटेज, और रेशियो और परसेंटेज के तौर पे जो निकाले जाते हैं उसे रिलेटिव मेजर कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग सिंपल रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, और रिलेटिव में कोफिशिएंट करते हैं, इन सबके कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेंज, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे रेंज कहते हैं। ठीक है, और इसी के कोफिशिएंट को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। मीन और एवरेज डेविएशन, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एवरेज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये डिफरेंस बताता है किसके बीच, डिफरेंस बिटवीन द आइटम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आइटम है प्लस जो एवरेज है, जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन निकला है, यानी जो मीन निकला है और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच के डेविएशन को ये बताता है, डिफरेंस को ये बताता है। मीन डेविएशन हम लोग आगे अभी निकालने वाले हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, ये मीन डेविएशन का आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, मीन से भी जो निकाला जाएगा और मीडियन से भी जो निकाला जाएगा। अभी हम लोग आगे मीन, मोड, मीडियन, मीन डेविएशन सब कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसका फॉर्मूला ये है कोफिशिएंट निकालने का। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन, देखो वही चीज़ है, बस उसको क्वार्टाइल यानी क्वार्टर्स में, क्वार्टर मतलब कि 1/4, किसी चीज़ को 1/4 से डिवाइड करना, कि क्वार्टाइल के तरीके से उसको निकाला जाता है, ये उसका फॉर्मूला है। द रिलेटिव मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये कोफिशिएंट है। उसके बाद आपका दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट मेजर फॉर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा डाटा को कंपेयर करके आंसर, मतलब कंपेयर करके कंपैरिजन को निकालने में स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी मदद करता है। ग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला ये है, और ग्रुप डाटा का फॉर्मूला ये है। अब हम लोग स्क्यूनेस के बारे में पढ़ते हैं, तो आओ स्क्यूनेस क्या होता है देखते हैं। तो टर्म स्क्यूनेस मीन्स lack of symmetry. If the distribution of data is not symmetrical, it is called a skewed distribution. Any measure of skewness indicates the difference between the manner in which items are distributed in a particular distribution compared with the symmetrical distribution. देखो सिमेट्रिकल, जो डाटा सिमेट्रिकल नहीं होता, फॉर एग्जांपल जब सरकार राशन बांटती है तो सबसे पहले बच्चों को, फिर औरतों को, फिर आदमियों को, फिर बुजुर्गों को, फिर आदमियों को, सिस्टमैटिकली चलती है। अब लेकिन यहाँ पे जब दुकानों में राशन बांटने वाले आते हैं तो सबसे पहले आके आदमी खड़ा हो जाता है, फिर औरत खड़ी हो जाती है, फिर बुढ़ा खड़ा हो जाता है, बच्चे को बेचारे को मिलता ही नहीं। तो इस टाइप से अनसिस्टमैटिक जो चीज़ होती है उसको सिस्टमैटिक करने को स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। यहाँ पे स्क्यूनेस 3 तरीके के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल जिसमें मीन, मोड, मीडियन इक्वल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्क्यू जिसमें मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। और एक होता है नेगेटिव स्क्यू जिसमें मोड बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मीन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कॉरिलेशन। व्हाट इज कॉरिलेशन? इफ टू क्वांटिटीज वेरी इन सच अ वे दैट मूवमेंट्स इन वन आर अकम्पनीड बाय मूवमेंट्स इन द अदर आर कॉल्ड कॉरिलेटेड, यानी कि एक के मूवमेंट से दूसरे में जो डिफरेंस आ रहा है उसे कहते हैं कॉरिलेशन। वंस वी नो दैट टू वेरिएबल्स आर क्लोजली रिलेटेड द वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या है कि दूध, मिल्क और प्राइस एक दूसरे से रिलेटेड है। मिल्क की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है तो मिल्क की डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो मिल्क की डिमांड बढ़ती है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, डिमांड बढ़ती है जब प्राइस घटती है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमारे काम आता है। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव कॉरिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कॉरिलेशन जब साथ में बढ़ रहे, जैसे 10, 12, 18, 18, 20 ये सब साथ में बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है 15, 20, 22, 25, राइट, साथ में। लेकिन नेगेटिव कब होता है? जब ये बढ़ रहा है पर ये घट रहा है। देखो 40 से 30, 22 से 15 है ना। सिंपल एंड पार्शियल मल्टीपल कॉरिलेशन क्या होता है? सिंपल कॉरिलेशन व्हेन ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड, जब 2 ही वेरिएबल्स को पढ़ा जा रहा है तो उसे कहते हैं सिंपल कॉरिलेशन। और जब 3 या 3 से ज़्यादा को पढ़ा जाता है उसे कहते हैं मल्टीपल और पार्शियल कॉरिलेशन। अब लीनियर और नॉन लीनियर कॉरिलेशन, ये सब टाइप्स हैं कॉरिलेशन के। इफ़ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ 2 वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट देन दे आर सेड टू बी लीनियरली कॉरिलेटेड। देखो इफ़ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ 2 वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो चेंज है वो कांस्टेंट है, यानी कि एकदम बराबर है, तो उसे कहते हैं लीनियर। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसे कहते हैं नॉन लीनियर। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल सो दैट वन मे बी एबल टू प्रिडिक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर अ नॉन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि उनका रिलेशन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपस में भिड़ रहे हैं कि साथ में चल रहे हैं, इस सब के तरीके के नेचर को स्टडी करने में रिग्रेशन हमारी मदद करता है। ये हमारी नेचर को समझने में मदद करता है, नेचर किस टाइप का एस्टिमेशन करने में मदद करता है, प्रिडिक्शन करने में कि किसी की वैल्यू के तौर पे हम लोग दूसरे की वैल्यू कैसे निकाले, उसमें ये हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से समझना। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास फ्रीक्वेंसी एड अप टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें एक क्लास की कितनी बार फ्रीक्वेंसी लिखी गई है उसे दिखाया जाता है। यानी कि मैंने जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जिसमें एक 0 से 2 के क्लास के बच्चे हैं वो 1 मार्क्स लाए हैं और 2 से 4 की क्लास के बच्चे हैं वो 3 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो ये दिखाया जा रहा है, ये रिजल्ट को दिखा रहा है कि इतना इतना रिजल्ट आया, इस क्लास के बच्चों ने इतनी इतनी बार रिजल्ट लाया। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इन प्रोबेबिलिटी द पॉसिबल आउटकम्स एड अप टू 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी में क्या पॉसिबल है कि आउटकम आ सकता है, यानी कि जो 0 से 2 हैं ये 3 या 4 नंबर ला सकते हैं या फिर 5 नंबर ला सकते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी। और डिस्ट्रीब्यूशन की 3 ला चुके हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आ गया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रीट का मतलब इट इज़ अलाउड टू टेक ऑन ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि किसी लिमिटेड नंबर तक की वैल्यूज़ को लेने को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बर्थडे है तो किसी का बर्थडे सिर्फ 12 में से एक बार ही आ सकता है, यानी 12 महीनों में से एक बार ही आ सकती है। ये थोड़ी ना कि 12 महीनों पर 5 बार आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसका रेंज बहुत बड़ा होता है, बहुत बार वो आ सकता है। जैसे एक डाइस में 5-6 बार आ सकता है। 6 बार आप डाइस रखो, क्या पता 6 के 6 बार 5 आ जाए, 5 के 5 बार 5 आ जाए, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बर्नौल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नेट वालों के लिए है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बर्नौल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जैकब बर्नौल के नाम से लिया गया है। इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस इन विच ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी अदर, यानी कि कोई भी हमने एक बार ट्राई किया वो दूसरे ट्रायल से अलग है, यानी कि इसको ट्राई करने से इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब इसका आगे पढ़ते हैं। व्हेन n इज अ लार्ज वाइल, मतलब कि n यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, द प्रोबेबिलिटी एक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज क्लोज टू 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी आना एकदम 0 के बराबर है, तो उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनने लगता है। इसके ऊपर एक बढ़िया क्लास में बाद में लेकर के आऊँगा, अभी हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉल कंडीशन, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब बनता है? जब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और P और Q स्मॉल नहीं होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस पहले क्या होता है ये पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है अनुमान लगाना, यानी प्रिजम्पशन। इट इज़ यूजफुल टू मेक अजम्पशंस और गेसेस अबाउट द पॉपुलेशन इन्वॉल्व, यानी कि किसी भी चीज़ का अजम्पशन लगाना और वो अनुमान लगाना, उसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ अ क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू अंटिल इट इज़ डिक्लेयर्ड फॉल्स, यानी कि ये अनुमान लगा लेना कि हाँ अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये काम सही ही होगा, तब तक अनुमान लगा के रखना जब तक कि वो काम गलत साबित ना हो जाए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि और कोई अगर उसका अनुमान निकलता है, मान लो मैंने सोचा कि अगर आज मैं ज़मीन पे चाय गिरा दूंगा तो आज मैं फिसल के गिरूंगा, ये मैं मान रहा हूँ, पर जब मैं उस पर पैर रखता हूँ मैं नहीं फिसलता हूँ। लेकिन जब मैं, और क्या उसे कहते हैं? नल हाइपोथेसिस। लेकिन जब मैं उस पर पैर रखता हूँ तो मैं फिसल के गिरता तो हूँ, फिर से खड़ा हो जाता हूँ, तो ये एक अलग तरीके का मतलब चीज़ बनी है, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैंने बहुत बकवास एग्जाम्पल दिया पर इसके मुझे इससे बस कुछ लगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें 2 तरह के एरर आते हैं। टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है? व्हेन हाइपोथेसिस, मतलब कि जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू था लेकिन जब हमने टेस्ट करें तो वो गलत निकला, उसे कहते हैं एरर 1। और जब हम लोग हाइपोथेसिस को बोल चुके कि नहीं ये काम गलत है लेकिन जब टेस्ट किया तो वो काम सही निकला, उसे कहते हैं टाइप एरर 2। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है टू टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट। इसको मैं डिफाइन करता हूँ। एक बॉटल में हमने 100 ml वाटर डाला, ठीक है, तो मैंने ये माना है कि
जो मेरा भाई है उसने उस गिलास के अंदर 100 ml वाटर ही डाला होगा। तो ये मैंने अब अजम्पशन लगा दी। H0 हम लोग डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, H1 करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो H0 मेरा ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है उसने गिलास में पानी डाला ही नहीं है। तो इसे हम लोग कहते हैं टू टेल टेस्ट, यानी कि जो काम सोचा था वो हुआ ही नहीं, तो हो गया टू टेल टेस्ट। और क्या पता उसने उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया 100 ml से, तो और या फिर उसने उसमें कम पानी डाल दिया 100 ml से। तो ये जो दो पॉसिबिलिटीज है इसे कहते हैं वन टेल टेस्ट। ज़्यादा अगर होता है तो उसे कहते हैं लेफ्ट, और कम होता है तो उसे कहते हैं राइट। सॉरी, कम होता है तो उसे कहते हैं लेफ्ट और ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ची स्क्वायर टेस्ट। ची स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट कॉमनली यूज टू कंपेयर ऑब्जर्वेशन डाटा विद द डाटा वी कुड एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। यानी कि उस डाटा को कंपेयर करना उस डाटा से जो हमने ट्रेडिशन बना के रखा था कि हाँ इसी तरह का डाटा हमारे पास आना चाहिए, पर डाटा आया कुछ और। फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि जो हमारा दूध है वो 1 लीटर लेके आएगा मेरा भाई, पर वो लेकर के आ गया 1.5 लीटर। तो उसे कंपेयर करना जो हमने सोचा था, तो उसे कहते हैं ची स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। ये ची स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला है वेयर ओ डिनोट्स टू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड ई डिनोट्स टू एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग ची स्क्वायर टेस्ट की कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहला, द एक्सपेरिमेंटल डाटा मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, द सैंपल मस्ट बी ड्रॉन रैंडम फ्रॉम टारगेट पॉपुलेशन। द सैंपल शुड कंटेन एटलीस्ट 50 यूनिट्स, ठीक है। ये इसके कंडीशंस हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं आपके सामने दे रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमारा आ जाता है यार्ड्स करेक्शन। यार्ड्स करेक्शन जो है हमारा, यार्ड्स करेक्शन क्या होता है? इफ एनी सेल फ्रीक्वेंसी इन 2 × 2 टेबल इज लेस देन 5। ये 2 × 2 टेबल क्या है? ये है ना ची स्क्वायर टेस्ट के अंदर जो हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग 5 फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करते हैं। उसके अंदर 2 × 2 टेबल को यूज़ किया जाता है। तो 2 × 2 टेबल के अंदर जब 5 से कम वैल्यू है तो उसको सही करने को यार्ड्स करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए अब तक के लिए मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी है। आगे आपको जो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपको अब मैं करवा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। और हम लोग यहाँ पे कुछ चैप्टर जो हैं उनको बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अभी एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता दूं, ये है हमारा ग्रुप डाटा। यहाँ पे दो तरह के डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। तो ग्रुप डाटा जैसे कि जिसमें आपको क्लास दे रखी होती है जिसमें डाटा ग्रुप्ड होता है, और अनग्रुप डाटा जैसे कि आपको एक रैंडम फ्रीक्वेंसी दे दी है कि एक बच्चा है जो एक एग्जाम में 5 मार्क्स लाए, एक में 4, एक में 5, एक में 5, एक में 4, एक में 5। तो ये जो सिंगल डाटा दिया है ये है अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो ये अनग्रुप डाटा होता है। ये जो मैं ये अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा क्यों बता रहा हूँ, ये नेट एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग अनग्रुप डाटा को यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ईजी है, सबको आता होगा। तो अब हम लोग ग्रुप डाटा में फॉर्मूलाज पुट करेंगे। इसी एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग तीनों को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे मीडियन को। तो मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला है हमारा लोअर टर्म प्लस nth टर्म माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में I, यानी गैप यानी जो क्लास का गैप है 10 - 8 कितना आएगा 2, तो वो हो गया हमारा I, ठीक है। आइए, तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, फिर उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी से ऐड ऑन करके वो साइकिल चलती रहती है। 3 से 4 7, 7 से 5 12, 12 3 15 और 15 से 1 16, ठीक है। यानी जो हमारे यहाँ पे ये आ गया nth आ गया, वो आ गया 16, ओके। nth 16 की वजह से जो आया हमारा, ये आया 16 डिवाइड बाय 2, nth टर्म आ गई हमारी 8। अब यहाँ पे देखो CF में 8 कहाँ लाई कर रहा है? 8 लाई कर रहा है 12 के पास, यानी कि 12 जो है हमारा, ये हमारा मीडियन निकालने का जरिया हो गया। यानी अब जो जस्ट इससे पहली फ्रीक्वेंसी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी बन जाएगी 7 इज आवर CF, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? लोअर टर्म। तो लोअर टर्म जस्ट हमने जो अभी सेलेक्ट किया है जिसमें हमारा 8th टर्म लाई कर रहा है, उसकी जो लोअर क्लास है उसे हम लोग लोअर टर्म मानेंगे, वो है हमारा 4, ओके।
और अब हमारे पास कुछ निकालने को बचा नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमारी जो ये क्लास में हमारा एट्थ लाई कर रहा था उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा f। ठीक है, तो चलिए मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए l की वैल्यू थी हमारे पास 4, प्लस में nth टर्म दे रखी है 8 माइनस 7 डिवाइड बाय 5 इज आवर फ्रीक्वेंसी, इनटू में I इज द गैप बिटवीन क्लासेस। ओके, 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस में 1 बाय 5 इनटू में 2 दैट इज 4 प्लस 0.4 दैट इज 4.4। दिस इज आवर मीडियन। ये हमने मीडियन निकाल लिया। ठीक है, अब इसी के आगे मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ। मीडियन के लिए हमें CF निकालने की जरूरत थी, अब हम लोग मीन निकालते हैं। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे? हमारे पास x दे रखा है, f दे रखा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं हमारा XF। अब हम लोग मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? हमारे पास हमने मीडियन निकाल लिया है। अब हम लोग मीन निकालने के लिए सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। ये आपका हो गया मीडियन। चलो, मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा fx, यानी जो हमारी वो है डाटा इंटू में फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सिग्मा f। ओके, या अब हम लोग यहाँ पे XF निकालते हैं। XF का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 1 जा 3, 4 to 12, 25, 21 एंड 9। तो इसका जो हमारा टोटल आएगा ये आएगा हमारा 15, 20, 40, 61, 70। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे 70 डिवाइड बाय 16, 17 डिवाइड बाय 16, 16 4 जा ये रहा। तो ये हमारा 4.6, 4.4, 16 4.38 समथिंग आ रहा है। तो ये हमारा हो गया मीन। ठीक है, ये अब इस चीज में एक चीज ये नोटिस करना कि मीडियन मीन दोनों की वैल्यू लगभग सेम आई है, सिर्फ पॉइंट का फर्क है। अगर राउंड अप देखा जाएगा तो ये भी 4 आया, मीडियन भी 4 आया है, मीन भी 4 आया और हमारा मोड भी 4 ही आएगा। तो आज हम मोड निकालते हैं। मोड का सिंपल सा तरीका, मोड के लिए मैं पहले ये रब कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन ना हो किसी को। ठीक है, क्योंकि मोड के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग हमारा निकालेंगे मोड। मोड के लिए मैंने अभी रफ कर दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो मोड कैसे निकालेंगे? देखो, मोड में हमें सबसे पहले देखना होता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपीटेड फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो 5 मार्क्स की सबसे ज्यादा रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर 5 है। तो हम लोग इस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों का मोड का फॉर्मूला देखते हैं। तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू में I। तो हमारा फ्रीक्वेंसी 1 तो हो गया 5, और उसके बाद हमारा 4 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी 0 F0 दैट इज F2, और ये हो गया हमारा लोअर क्लास। तो हम लोग फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे 4 प्लस F1 माइनस F0 दैट इज 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 माइनस F0 कितना है 4 माइनस 6। ठीक है, तो ये हमारा इंटू में 2। तो ये हमारा आंसर आएगा 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 इंटू में 2। ये नल हो गया तो हमारा मोड आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारा मीन मोड मीडियन हमने एक ही क्वेश्चन से निकाला। बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया था आप लोगों को फॉर्मूला सिखाने के लिए। तो ये फॉर्मूला पुट करके आपका मीन मोड मीडियन निकल आएगा। इसके बहुत ही मतलब समझ लो 10% चांस है आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मीन मोड मीडियन का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने वाले हैं हमारा मीन डेविएशन का कैलकुलेशन। ठीक है, मीन डेविएशन का कैलकुलेशन दो तरीकों में हो सकता है, एक मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मैंने दोनों मीन और मीडियन निकालना आपको सिखाया है, खाली वो आपको निकालना है और उसके बाद वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन के लिए मैंने क्या बताया था, हमें CF लेना है। CF कैसे? 15 दैट इज एडिंग 30, ये ऐड किया 53, ये हो गया 75, ये हो गया 100, 110, 115 एंड 125। ओके, मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। तो मीडियन में सबसे पहले हमारा nth टर्म निकलेगा दैट इज 125 डिवाइड बाय 2, यानी कि हमारा 62.5। ये हमारा लाई कहाँ कर रही है? हमारा इस क्लास में लाई कर रहा है। ठीक है,
इस क्लास पे लाई कर रहा है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा लोअर टर्म हो गया, ये हमारा सी एफ हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला आपको बताना है। सबसे पहले आता है एल प्लस nth टर्म यानी 62.5 माइनस में सी एफ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में आई यानी क्लास का गैप यानी 10। इसे सॉल्व करते हैं तो 30 प्लस 50 गेट 12 9.5 डिवाइड बाय 22 इनटू में 10, इसका पॉइंट हटा है 10, ये इससे कट गया तो ये 30 प्लस में 95 को 22 से डिवाइड करते हैं, 22 8 जा 88 7.7 उधर गया 0.7 यानी 6 नहीं 4 जा सॉरी 4 22 4 जा 88 7 उधर गया, उसके बाद 4.3। अब हमारा जो आ गया मीडियन जो आ गया हमारा 34.3 आ गया, राइट। मीडियन जो आ गया हमारा 34.3 आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। ओके, मिड वैल्यू कैसे निकलती है, जो ये क्लास इंटरवल है इसका डिवाइड बाय, क्योंकि दो क्लास हैं, 0 से 10 को प्लस करो यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो इनकी मिड वैल्यू आएगी 5। समझ में आ गया। इसका है 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि आ गया 15। बस सब में देखो 10 का गैप है तो 10 का गैप ऐड ऑन करते जाओ, तो 25 35 45 55 एंड 65, ये आ गई हमारी मिड वैल्यूज। करेक्ट है। उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं हमारा x माइनस मीडियन, यानी जो ये मिड वैल्यू है इसे मीडियन को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हम लोग निकालने वाले हैं। मीडियन हमारा दे रखा है 34.3, मिड वैल्यू दे रखी है, माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा 29.3, ये आ गया 15 को उससे माइनस करो तो ये आएगा 19.3, 10 का गैप आ रहा है, ये आएगा 9.3, उसके बाद ये आ गया हमारा 0.7, ये 0.7, 10.7, 20.7 और 30.7, ठीक है। इनका टोटल करेंगे और इसके बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी से, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो हमारा मीन डेविएशन, जो हमें मेन चीज निकालनी थी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाय एन, ठीक है, डिवाइड बाय एन। एन क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये है हमारा 125, जो यहाँ का टोटल होता है वही हमारा एन होता है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे 1994 डिवाइड बाय 125 एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज आवर आंसर। ओके, तो मेन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मैंने आपको निकाल के दिखाया, मेन भी निकालना है, मेन भी यही आंसर आपका आएगा, लगभग आसपास पॉइंट में आएगा। तो आई डोंट थिंक इसमें और कोई इशू होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। रिलेशन का मतलब आपको पता लग गया है कि जो हम लोग बीच का गैप निकालते हैं कि क्या वो साथ में चेंज हो रहे हैं या नहीं चेंज हो रहे हैं, हमने देख लिया, ठीक है। आइए, कोरिलेशन के लिए हमको दे रखा है ये 10 फॉर्म्स हैं, इनकी सेल्स है, इनकी एक्सपेंसेस है। कोरिलेशन में सबसे पहले आप देख लो फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकलता है, सिग्मा xy डिवाइड बाय रूट x स्क्वायर और y स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद रिग्रेशन का जो मैं साथ में करवा रहा हूँ, रिग्रेशन में जब y ऑन x हम लोग निकाल रहे हैं, जब हम लोग y का x के ऊपर प्रभाव देख रहे हैं, तब हम लोग y ऑन x की इक्वेशन लगाएंगे, y माइनस y मीन इज इक्वल्स टू b बाय x, x माइनस x मीन, और b बाय x जो ये है ये हमारा निकलेगा इधर सिग्मा xy डिवाइड बाय सिग्मा x स्क्वायर। ये फॉर्मूलास बस उलट पुलट है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कई बच्चे b बाय x की जगह कहीं b बाय x y ना कर दें, यही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना b जब y ऑन x है, याद रखो मैं तरीका बता रहा हूँ, जब y ऑन x है तो हमेशा y को फ्रंट लाइन रखना है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा b बाय x आएगा, और जब b बाय x निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे y नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x रखेंगे एंड दैट इज वाइस वर्सा, यहाँ पे जब x ऑन y होगा तो हमारे यहाँ पे b xy आएगा, और यहाँ पे जब हम लोग b xy निकाल रहे हैं तो नीचे y स्क्वायर से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मीन निकालना। तो मीन निकालने के लिए हम लोग तो टोटल यहाँ पे दे रखा है, हमारे सेल्स का टोटल दे रखा है, एन दे रखा है 10, एन जो दे रखा है 10 दे रखा है। तो मीन हमारा x का आ गया, x मीन आ गया हमारा 58 और y का मीन आ गया 140, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा xy।
तो पहले हम लोग एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है। ये एक्स वाई कैसा आएगा, ये एक्स वाई क्या है हमारा, ये है हमारा सेल्स से, एक्स जो है ये आएगा हमारा सेल माइनस में सेल का मीन, ये होगा हमारा एक्स। और जो वाई आएगा हमारा वो होगा वाई माइनस में वाई का मीन। तो 58 में से 50 गया कितना है, -8, 50 गया -8, -3, 2, समझ में आ रहा है। 58 में से 65 गया, यहाँ पे x माइनस मीन हो रहा है, ये पहले आ रहा है और मीन बाद में, तो इसलिए प्लस माइनस का ध्यान उस हिसाब से रखना है। 65 में से 58 गया, कितना बचा 7, 7, 7, ये आपका आ गया 58, यानी 2, 2 और ये आ गया -8, ठीक है। दोनों का सम करके देखते हैं इसका, 8, 16, 16, 19, 19, 17, 7, 10, 10, 3, 3, 4, 4, 4 और 8, और ये हो गया 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं y को निकाल के देखते हैं। हमारे यहाँ पे ये जो आया ये 40 आया है, यानी कि -3, -1, 0, 2, 2, 1, 1, 0, -1, -1, ये सब अपने आप को नलीफाई कर रहे हैं, ये 4 और ये 4, ये 0, ये भी हो गया 0, ठीक है। एक्स वाई हमारा 0 आ गया। चलिए अब निकालते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर हमारा है, ये जो एक्स है इसका स्क्वायर करना है और ये वाई इसका स्क्वायर करना है, सीधा सीधा वैल्यू है छोटी छोटी, सबको एक्स से हम लोग कर सकते हैं। 9, 4, 49, 49, 49, 4, 4 और 64, ठीक है। ये मार्क तो नहीं चल रहा। उसके बाद 9, 1, 0, 4, 4, 1, 1, 0, 1, 1, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा टोटल हो जाएगा 360 और 22। और फाइनली हम लोग हमारा एक्स वाई निकाल लेंगे। एक्स वाई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 24, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसमें जो सम आएगा हमारे पास एक्स वाई भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, एक्स स्क्वायर भी आ गया। फॉर्मुलाज में पुट करेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मुलाज में पुट करके सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तो कॉरिलेशन भी आपको मैंने इसमें बता दिया है, मीन मोड मीडियन भी आपको इसमें बता दिया है, ठीक है। अभी आपका रहता है इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज, इसके लिए इसकी जो वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं वो आपको चैनल में वीडियो मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, एग्जाम्स के लिए आपके लिए वीडियो प्रॉपर है, और जो और एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके पास भरपूर डाटा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ में आपको ग्रुप में दे दिए हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दो, उनको पीडीएफ शेयर कर दो, ठीक है। और अभी एग्जाम के लिए आई डोंट थिंक अब इससे ज्यादा कुछ करना है, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेट एग्जाम को टारगेट करेंगे, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।